हे गाइस, स्टार गोल्ड की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जहाँ लास्ट वीडियो में हमें बताया गया था कैसे नेक्स्ट स्टार की बैटल गेम अब वापस से बिल्कुल लैंडिंग के पास पहुंच चुकी है। और इतना नहीं, हमने एक कंट्रोल रूम को देखा था जिसका यूज करके लोगों की हेल्प की जा सकती है फील्ड पर, जहाँ कोना स्ट्रेटजी बना रहा है। वही हमें यामा के पेरेंट्स के बारे में और भी थोड़ी सी नीचे जानने को मिली याशा के थ्रू। वही दूसरी तरफ बैम का हमने ब्रेक डाउन भी देखा था, जो की वाइट को मारने के लिए अब रेडी हो चुका है। इसके साथ ही बैटल के एंड की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाई बटन क्लिक कर दे और वीडियो में आगे बने रहें। चैप्टर की स्टार्ट से हम देखते हैं कि कौन कैसे सारी चीजों को देख रहा था कि कौन से आइटम्स को कब यूज किया जा सकता है और किस वैल्यू के ऊपर। और उसी के थ्रू वो स्ट्रेटजी बना के हॉकनी को अपना आइडिया भी बताता है, जिसका कहना था कि जितना फन यूज करेगी इस गेम में उतने ज्यादा चांसेस है इस गेम को जीतने के। वो इसी बीच कौन एक माउस को भी देख लेता है, जहाँ पे वो हॉकनी को अपना सारा प्लान उसके लाइट हाउस पे भेजकर खुद चूहे के पीछे फाइनली चला जाता है। जहाँ युवा के पूछने पर हॉकनी बताता है कि प्लान थोड़ा रिस्की है लेकिन उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। जिस बात को सुन के योन कहती है कि मतलब मैं और तुम एक साथ काम कैसे कर सकते हैं, हम दोनों सेम लेवल पर जो नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे बात उसके फ्रेंड्स की है, तो अभी के लिए ऐसा कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉकनी को, जो कि उसे भी सारा प्लान शेयर कर देता है उसके पॉकेट पर। और इसे होते हुए देखकर रैक कहता है कि टर्टल्स मुझे भूल मत जाना, मुझे भी अपने प्लान में शामिल जरूर करना। वही जहाँ एक तरफ ये सारी चली थी, क्रैब लगातार एक के बाद एक मछली मारे जा रहा था और मस्त टेस्ट लेते हुए कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा रिलैक्स हो इस गेम को लेकर। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारी चांसेस कैसे कम होते जा रहे हैं जितनी मछलियां मैं खाते जा रहा हूँ। वही दूसरी तरफ युवा अपने इन्वेंट्री को यूज करती है और ये लोग रेडी हो जाते हैं पहली फिश को टारगेट करने के लिए। जहाँ क्रैब भी चीज नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि इनका टारगेट कौन सी फिश होने वाली है। जहाँ उसका कहना था कि उसकी जो वाइल्ड इंस्टिंक्ट है उसे पता है कि आखिर कौन सी चीज कब होने वाली है एक सी के अंदर। और यहाँ क्रैब अपनी इंस्टिंक्ट का यूज करके सीधे एक ब्लू फिश के ऊपर अटैक भी कर देता है, जो कि पॉसिबली उसके अकॉर्डिंग इन लोगों का टारगेट होने वाली थी। और इससे पहले कि क्रैब यहाँ पर कुछ कर पाता, हॉक ने अपनी फ्यूचर विजन का यूज करके रैक को बताया है कि उसे कैसे अपनी स्पेयर को थ्रो करके फिश की डायरेक्शन को बदलना है ताकि डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और यहाँ पर युवा अपनी इन्वेंट्री का यूज करके उस फिश को पकड़ सके। जहाँ पे युवा एक वायर तरह की चीज को यूज करती है और उस फिश को राउंड राउंड घुमाने लगती है, जिसे देखकर क्रैब का कहना था कि अगर मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगा तो एडियट्स तुम भी इसका शिकार नहीं कर पाओगे। लेकिन हॉकनी को पता था कि वो फ्यूचर विजन देख सकता है, उसे पता है कि फिश किस मोड पर कहाँ होगी। एंड ऑब्वियसली होता भी ऐसा ही है। जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हॉकनी ने रैक को भेजे थे उसके लाइट हाउस पे, रैक ठीक वहीं पर अपनी स्पेयर को थ्रो करता है और रैक का निशाना वाला चूक कह सकता है ये पहली फिश को काफी अच्छे से शिकार कर पाते हैं। जहाँ क्रैब को तो अपनी छोटी छोटी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। वही दूसरी तरफ इनका पहला प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, जहाँ पे हम पॉइंट्स की वैल्यूज को चेंज होते हुए देखते हैं। जहाँ वैल्यूज एक्सचेंज करके यहाँ पे फाइनली का आइटम को भी परचेज करते हैं, जहाँ पे एनिमी को ये फोर्स करेंगे अपने प्रिजन में वापस जाने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कैसे उस आइटम में दो ऑप्शन दिए जाते हैं खरीदते वक्त, कि उसे अभी यूज किया जाएगा या फिर से बाद के लिए बचा के रखा जाएगा। जहाँ इसी सेम मोमेंट पे याशा डूम को और यामा को उनकी सच्चाई बता रहा था। जहाँ डूम इस बात को यामा को पता लगा इनसे रोकना चाहता था, वहीं पे याश इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम कोई नॉबल ब्लड नहीं हो बल्कि एक एक्सपेरिमेंट हो, जो कि इस वजह से हुआ क्योंकि लोबोविया फैमिली का लीडर देखना चाहता था और फैमिली हेड के लिए तुम एक क्यूट लिटिल पेट से बढ़कर कुछ नहीं हो। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं उस आइटम को यूज करते हुए, यानी कि एनिमी फोर्स रिटर्न, जहाँ पे ये जो आइटम था पूरी तरीके से याशा की बॉडी को अपने अंदर लपेट लेता है किसी पाश की तरह और यहाँ पर सीधे याशा को प्रिजन में वापस भेज देता है। जब जाने से पहले याशा यामा को बताता है कि जरूर यामा के फ्रेंड्स ने कंट्रोल रूम से कुछ किया होगा और जाने से पहले उसे एक वार्निंग भी देते हुए जाता है कि वो कुछ भी स्टूपिड करने की ना सोचे और यहीं पड़े रहे। वही यामा को भी चांस मिलता है एक स्क्वायर आगे बढ़ने का, जहाँ फाइनली यामा के पास आ पाता है। लेकिन यामा के मुंह से सबसे पहले शब्द निकलते हैं वो एक क्वेश्चन थे, यानी कि डूम के बारे में, कि जहाँ पे जो भी चीज याशा ने बताई उनके पेरेंट्स के बारे में क्या वो सच है। और इतने नहीं, यामा कोई प्योर कैनिन नहीं है। और ये क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर आपको याद हो तो सीजन 7 की स्टार्टिंग में हमने जो केज आर्क को कवर किया था, वहाँ पे जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स थी वो इसी बात को लेके थी कि जो प्योर कैनिन नहीं है उनके साथ रेशियली डिस्क्रिमिनेशन होता था। और यहाँ प्रेजेंट में डूम सच्चाई को फाइनली स्वीकार करते हुए यामा को बताता है कि कैसे जो उनके फादर थे वो एक तरीके की टेस्ट सब्जेक्ट थे, यानी कि लैब रैट, जिसको लोबोविया फैमिली रेस कर रहा था। और इतना नहीं, डूम को अपनी मदर के बारे में नहीं पता, लेकिन वो यामा की मदर को बहुत अच्छे जान रहा था
और वो काफी अफेक्शनेट थी, यानी कि डूम का काफी ध्यान रखती थी। और डूम हमेशा से उन्हें ही अपनी रियल मदर कंसिडर करते आ रहा है, क्योंकि वो एक ब्रेव पर्सन भी थी उसके साथ। और उसके साथ ही डूम कुछ और बातें बताता है इनके पेरेंट्स के बारे में कि इनका रिलेशन कितना अच्छा था। और इसके साथ ही डूम ये बात भी रिवील करता है कि लूबिया फैमिली और याशा ने इन दोनों के फादर के ऊपर आरोप लगाया था कि वो गद्दार है, जबकि रियलिटी में इनके फादर ने लूबिया फैमिली को बिट्रे नहीं किया था और वो एक महान आदमी थे। जैसा कि कुत्ता वही कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर हॉक ने अब काफी अच्छा रिलीफ फील कर रहा था देखकर कि यामा अभी के लिए सेफ है और वो लोग गेम के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इनफ पॉइंट्स नहीं थे अभी के लिए और इसलिए वो अपने नेक्स्ट प्लेन को यूज करते हैं, जहाँ पे उनका दूसरा गोल ये था कि वो यामा को फिनिश लाइन तक पहुंचा सके और इसके लिए वो सिंबल की वैल्यूज को ऊपर बढ़ा रहे ताकि वो ज्यादा आइटम्स को खरीद सके। वही दूसरा डूम बताता है कि कैसे, जैसा कि याशा ने बताया, इनके फादर लुबुबिया के एक टेस्ट सब्जेक्ट थे जो कि सभी कैनिन के लीडर थे और लुबुबिया फैमिली ने उन्हें इसलिए पाला था और अपने पास रखा था क्योंकि इनके फादर के पास एक काफी स्पेशल पावर थी, जहाँ उस पावर का नाम हमें बताया जाता है फैंग्स ऑफ अ वाइल्ड बीस्ट, जो कि काफी यूनिक पावर भी थी टावर के अंदर। जहाँ इस पावर को यूज करके जो बियरर है, यानी जिसके पास ये फैंग्स है, वो अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकता है अपने फॉलोअर्स का और इंडिपेंडेंटली लीडर के तरीके से बिना टावर पे उनकी पॉपुलेशन को क्रिएट किया जा सकता है। जहाँ पे अगर नॉर्मल भाषा में समझेंगे तो कहने का मतलब ये था कि इस फैंग का यूज करके एक पूरी प्रजाति को बनाया जा सकता है जिसका कंट्रोल किसी भी टावर के लीडर के ऊपर नहीं होगा। जहाँ इसके दूसरे अगर देखा जाए तो टावर में जितनी भी ब्रीड्स या स्पीशीज कोई भी एग्जिस्ट करती है वो सभी किसी न किसी तरीके से सभी लीडर्स के अंडर कंट्रोल में होते हैं, जहाँ पे इनके फादर की पावर की वजह से उस ब्रीड के ऊपर ऐसा चीज नहीं पॉसिबल हो पाएगा और इसलिए लुबुबिया फैमिली ने यामा के फादर को अपने पास रखा था उसकी स्पेशल पावर को यूज करने के लिए, जहाँ एक आर्मी को यानी कि कैनियंस को क्रिएट कर सके। एंड ऑब्वियसली यामा की मदर एक काफी स्पेशल पर्सन थी जिनके पास अपनी स्पेशल एबिलिटी थी और इसीलिए यहाँ पे उनको चूज किया गया था ताकि वो कैनिन के दूसरे जनरेशन को ब्रीड कर सके। और जब ये चीजें चल रही थी, यानी कि लुबुबिया फैमिली इन दोनों को फोर्स कर रहा था, इसी टाइम पे यामा की मदर और डूम के फादर दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए थे और ये बात लुबुबिया फैमिली के लीडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसीलिए लुबुबिया फैमिली के लीडर ने उनके फादर के ऊपर आरोप लगाया कि इनके फादर ने यामा की मदर को चूज कर लिया और लुबुबिया फैमिली के लीडर यानी कि अपनी मालिक को धोखा दे दिया और की सजा में उनके फादर को एग्जीक्यूट किया गया एज अ ट्रेटर। और जैसे ही ऑर्डर दूसरी तरफ दिया गया था, यानी कि फैमिली लीडर के थ्रू, याशा जो कि हमेशा से इनके फादर से नफरत करता था, वो बहुत सारे लोगों को जमा करके इनकी फैमिली के अंदर उनके पीछे करने चला गया और इन द एंड जो डूम के पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इनके फादर और मदर दोनों को मार दिया गया, जिनको खत्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि कैनिन्स ही थे जिनको याशा लीड कर रहा था। और यहाँ पर डूम ये भी बताता है कि कैसे जब उसके फादर को पता लग गया था कि उनका अंत बहुत ही करीब है तो उन्होंने एक फैंग बनने से पहले डूम को दे दिया था ताकि वो अपने दोनों भाइयों को बचा सके। वही जो बाकी के दो फैंग थे वो याशा ने चुरा लिए थे इनके फादर से। और ये भी स्टोरी का वो पार्ट भी कनेक्ट होता है जहाँ पहले दिखाया गया था कि याशा ने डूम को और पॉल को और यामा को जब वो छोटे तो उन्हें पकड़ लिया था भागते वक्त, और यहाँ पर याशा ने उन्हीं के फादर के फैंग की पावर्स को यूज करके इनके अंदर डर को और सबमिशन को प्लांट कर दिया था ताकि कभी भी याशा के सामने खड़े ना हो सके। और वह डूम ने इन दोनों की जान बचाने के लिए याशा से प्रॉमिस किया था कि वो कभी अपना चेहरा या अपने दोनों भाइयों को याशा के सामने नहीं आने देगा, ना ही वो इनके कभी रास्ते में आएगा। जहाँ इसकी वजह से इन तीनों की जान बच पाई थी। जिसके थोड़े समय बाद ही डूम को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कैसे लुबुबिया फैमिली में जितने भी कैनिन थे उस समय उन सभी का किसी ने मर्डर कर दिया था गद्दारी की वजह से। और अल्टीमेटली अगर एक लाइन में समझा जाए तो यामा के फादर यानी कि कैनिन के रियल लीडर और जितने भी कैनिन थे जो लुबुबिया फैमिली ने क्रिएट किए थे वो सभी खत्म कर दिए गए और उन सभी के ऊपर धब्बा लग गया गद्दारी का। लेकिन डूम जानता है कि उसके फादर ने अपने मास्टर को कभी भी धोखा नहीं दिया था, जबकि रियलिटी में यहाँ पे याशा था जिसने सारी षड्यंत्र को रचा था। और डूम यामा को ये भी कहता है कि उसे शर्म नहीं करनी चाहिए, उसके फादर एक ब्रेव पर्सन थे और साथ ही में काफी डरावने भी, जो किसी भी चीज को लेकर पीछे नहीं हटते थे। और इनके सन होने की वजह से इनको भी वही चीजें फॉलो करनी चाहिए। चाहे यामा रोते हुए कहता है कि वो एक प्योर ब्लड नहीं है तो भला वो कैसे कैनिन को लीड कर सकता है, जहाँ पे डूम का कहना था कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन द एंड इनके फादर मदर के बीच में काफी लव था। और चाहे डूम के लिए उसका एक ब्लैटी ब्रदर ही क्यों ना हो जो काफी बदमाश है, लेकिन रियलिटी में यामा के पास सबसे ज्यादा पावर आई है उसके पेरेंट्स से, जो कि और किसी ब्रदर के अंदर नहीं है।
और डूम यहाँ पे ये बताता है कि उसे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के साथ ही पता लग गया था कि यामा के पास भी वही स्पेशल पावर है, यानी कि वो अधिकार है कि उसे कोई डोमिनेट नहीं कर सकता उसकी टेरिटरी के अंदर, जो कि इनके फादर में भी थी। और डूम को कहीं ना कहीं शक था कि एक फैंग उसे अपने फादर से मिला था और बाकी की जो पावर है वो कहीं ना कहीं यामा के अंदर होगी। और इतना ही नहीं, यामा सही में रियल उत्तराधिकारी होगा उस पावर का जो कि इनके फादर से पास डाउन हुई है। और यह डूम साथ में वो फैंग भी यामा को देता है ताकि वो याशा से भी स्ट्रांग हो सके, ताकि ये दोनों मिलकर याशा को यानी कि फादर के एनिमी को क्रश कर सके। जहाँ ये कहते के साथ डूम अपना हाथ भी यामा की तरफ बढ़ा देता है उसे उठाने के लिए, लेकिन यामा जो काफी मुश्किल से उठता है क्योंकि काफी भारी था। हम उसे पूछते हुए देखते हैं कि आखिर उनके सारे टर्न खत्म हो चुके तो वो क्या करेंगे और फिनिश लाइन तक कैसे पहुंचेंगे, और भला वो फैंग डूम कैसे देने वाला है। जो डूम का कहना था कि याशन जान से पहले बताया था कि उसके फ्रेंड उनकी हेल्प कर रहे हैं और हो ना वो कंट्रोल रूम की वजह से हो रहा है, जो कि उन्हें गेम की स्टार्टिंग में बताया गया था, और इसीलिए अभी उनके पास कोई चॉइस नहीं है बल्कि अपनी टीममेट्स के ऊपर विश्वास करने के अलावा। वहीं आगे हम इन दोनों को अब डिस्कस करते देखते कि यामा को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सके, यानी कि उस फैंग को यूज कैसे किया जा सके। वही डूम का मानना था कि जो फैंग है वो एक सिंबल है बहुत सारी पावर का जो कि एक्सटर्नली ट्रांसफॉर्म हो चुका है, और इसी केस में डूम ऐसा कर सकता है कि उस सारी पावर को ट्रांसफॉर्म करके यामा को पास डाउन कर दे। एंड ओब्वियसली इस प्रोसेस में काफी खतरा भी है, यामा की जान भी जा सकती है, लेकिन हम यामा को जानते ही हैं वो इस चीज से पीछे नहीं हटने वाला था, क्योंकि अगर कोई भी चांस है याशा को हराने का तो कुछ भी करने के लिए रेडी है। और अगली पर हम देखते हैं डूम के एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसके सबसे आगे वही फैंग था, और ये सीधे के सीधे यहाँ पे यामा की बॉडी के आर पार कर दिया जाता है, जो काफी पेनफुल लग रहा था देखने में। और यामा कहता भी है कि कैसे ही उसे पहले कम से वार्निंग तो देनी चाहिए थी। वही डूम जो कि यामा को पावरफुल होते हुए देख रहा था, स्माइल करते सोचता है कि कैसे उसके फादर की विशेष के अगेंस्ट भी उसने जो रिवेंज है वो अपने छोटे भाई के ऊपर डाल दिया है, और इस पॉइंट से वो लोग रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि अब या तो यामा मारा जाएगा या तो वो एक ऐसा पावर हाउस बनेगा जिसको कोई रोक नहीं सकता। और यामा का नया रूप एक अल्टीमेट कैनन की तरह होगा जिसकी फैंग्स इतने शार्प हो गए जिसे कोई रोक नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ अब बैम की फील्ड पे हम वापस से फोकस करते हैं, जहाँ बैम काफी आराम से बैठ गया था और कह रहा था कि यहाँ पे तब तक वेट करेगा जब तक वाइट का सामना ना कर ले, और उसके बाद ही अपने मास्टर को रेस्क्यू करने जाएगा। और आर्या के कहने के बाद कि क्लियरली एक ट्रैप है और उसे उस्काया जा रहा है, यहाँ पे बैम कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई ट्रैप हो या नहीं, क्योंकि अगर इस मोमेंट पे वो इस लड़ाई को छोड़ के भागता है तो ये डिसरिस्पेक्ट और लोगों की मौत का जिन्होंने अपनी जान गंवाई बैम के लिए और उसके पर्पस के लिए। जहाँ आर्या इस बात को सुन के ही बैम को समझाती है कि शायद बैम को नहीं पता कि कैसे जो नए लोग टावर में लगातार आते रहते हैं और काफी सारे लोग मरते भी रहते हैं सेम टाइम पे, और इसकी वजह से किसी को उनके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैम का कहना था कि वो लोग तब मेरे साथ थे जब मैं बिल्कुल अकेला था, और हमने अपने रास्ते अलग भी इसीलिए किए हेल्ट्रेन पे क्योंकि सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि हम साथ नहीं रह सकते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने दोस्तों को ऐसे छोड़ देना चाहता हमेशा के लिए। वो इसके ठीक अपोजिट डिवीजन कमांडर कहना था कि हमेशा से अकेले रहना चाहती थी, बिल्कुल कम्प्लीटली अलोन। चंद के बीच में कुछ और भी छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन इसी बीच अब आर्या पूछती है कि आखिर वाइट तुमसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो, क्योंकि तुम तो एक नॉर्मल रेगुलर हो। यहाँ बैम सिंपली इसका आंसर ये कह के देता है कि उसे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, लेकिन शायद वाइट को उससे नफरत इसलिए है क्योंकि वो सिंपली एग्जिस्ट करता है, और वाइट ने खुद कहा है कि वो चाहता है कि बैम करप्ट हो जाए ठीक उसी की तरह। जब डिवीजन कमांडर इस बात को सुन के थोड़ा सा हंस देती है और कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि एक लेजेंडरी स्लेयर एक इमेच्योर टीनेजर की तरह सोचेगा, जहाँ वो अपने आप की तरह ही बैड गाय बनाना चाहता है तुम्हें भी। और ऑब्वियसली बैम उसे ये चीज़ अब देने वाला है, क्योंकि वो ये चीज़ क्लियर कर देता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे करप्ट ही क्यों ना हो जाए, उसे इस मोमेंट पर उन लोगों को अवेंज करना है जो मारे गए हैं, और साथ में वाइट को हराना है, और इसके लिए अपनी आत्मा को बेचने के लिए भी रेडी है। जब बैम के फेस से हम कह सकते हैं कि सही में काफी सीरियस है इस बार। और इन सभी के बाद हमारे को ये पूछते भी देखते हैं बैम से कि आखिर वो इन सब चीजों के बीच में क्या उसका स्पेल तोड़ेगा नहीं। एंड ऑब्वियसली यार यहाँ पे समझती थी कि बैम किस सिचुएशन से गुजर रहा है, जहाँ उसके सिली लाफ को भी देखते हैं, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो आर्या ने अपने साइड का प्रॉमिस पूरा किया था, यानी कि बैम को हेल्प की थी इतना आगे आने तक, चाहे वो कितना ही मना क्यों ना कर ले। हमें पता है कि आर्या को डर इस बात का कि बैम वाइट के साथ आने वाली फाइट में मारा जाएगा, और इस केस में भला आर्या का क्या होगा, यानी उसका स्पेल भला कौन तोड़ेगा। जब हम बैम को देखते हैं जो ये बात सुनते ही सांस उठता है और आर्या की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है, कहते हुए कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा और मैं स्पेल अभी तोड़ दूंगा।
इस बात को सुनकर तो और ये खुशी हो जाती है, जहाँ से विश्वास नहीं होता था, जहाँ पे उसका सोचना था कि भला इतना इजी कोई चीज़ कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे टेंशन थी कहीं बैम और भी ज़्यादा कंडीशन इस डील में ना लगा दे। वहीं बैम जो कि स्पेल को तोड़ने वाला था, यहाँ पे आर्या से एक रिक्वेस्ट करता है, जहाँ पे उसकी रिक्वेस्ट में चीज़ ये थी कि वो आर्या को चाहता था कि उसके ऊपर वो किसी भी तरीके से अटैक ना करे उस टाइम पर जब वो वाइट से फाइट कर रहा हो, क्योंकि जैसा आर्या ने खुद कहा बैम इस फाइट में मारा भी जा सकता है। और उसके अगले पल हम बैम को उस स्पेल को तोड़ते हुए भी देखते हैं, जहाँ पे एक ही सेकंड के अंदर आर्या को कुछ अजीब फील होने लगता है अपने अंदर, जहाँ पे वो जो हॉरिबल फीलिंग थी जिसमें उसे हमेशा घुटन जैसी फील होती थी, वो चीज़ गायब हो चुकी थी। और इस कांस्टेंट सफोकेशन से फ्री होने के साथ ही जिस तरह की खुशी किसी को हो सकती है, हम वो आर्या के फेस पर भी देखते हैं, जहाँ पे उसे फील होता है कि वो फाइनली फ्री हो चुकी है ट्रू मीनिंग में। और इतना ही नहीं, वो ये सोच भी रही थी कि भला कोई इतना पावरफुल रेगुलर कैसे हो सकता है जो इतने खतरनाक लेवल के स्पेल को सिर्फ एक हाथ के मूवमेंट से तोड़ सके। एक ऐसा स्पेल जिसने कि इसको उसके बाकी साथियों को पूरे जीवन भर घुटन से भर के रखा था, यानी कि एक भी ऐसे सेकंड नहीं था इसके लाइफ में आज से पहले जहाँ पर उसे घुटन फील ना होती हो उस स्पेल की वजह से। और इस रेगुलर ने एक हाथ हिलाने के मात्र से ही इस स्पेल को तोड़ दिया, जो कि इतना ईजी लग रहा है देखने में, जो उसे काफी डिप्रेस भी कर रहा था एक तरीके से। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के बीच में बैम यहाँ पे आर्या को कहता है कि मुझे पता है स्पेल टूट चुका है, तो बस अपना नेक्स्ट प्रोमिस पूरा करना, यानी कि उस फाइट के बीच में मेरे ऊपर अटैक मत करना। टैग कहने के साथ ही वो एक दूसरी तरफ जाने लगता है। वहीं डिवीजन कमांडर यानी कि आर्या ये सोच रही थी कि इस लड़के को शायद पता भी नहीं है कि कितना औसम है, ये ऐसा क्या लेजेंडरी है, कोई भी टावर के लॉस इसे टच तक नहीं कर सकते, जिससे कि सभी जीव बंधे हुए इस टावर के अंदर रहने वाले। और ये बंदा एक रेगुलर होने के बाद भी अपनी एक अलग लीग में है, यानी इसका लेवल बाकी से बहुत ज्यादा ऊपर है। और अब यहाँ पे आर्या को समझ में आ गया था कि आखिर फाइनली वाइट जैसे एक लेजेंडरी स्लेयर इतना ज्यादा नफरत क्यों करता है बैम से, क्योंकि वो भी अपने आप को काफी छोटा समझता है जब वो बैम की पावर को देखता है। जैसा कि ठीक अभी आर्या को फील हुआ, जहाँ एक तरफ बैम टाइम को गिन रहा था, यानी कि 5 मिनट बचे थे वाइट के आने में, वहीं दूसरी तरफ आर्या बैम को देखकर सोच रही थी कि चाहे वो कितना भी सोच ले, लेकिन फिर भी वो बैम को देखकर उसे नफरत करने वाली फीलिंग नहीं ला पा रही जैसा कि वाइट को है। और यही वो पॉइंट था जहाँ पे आर्या को समझ में आता है कैसे ये जो लड़का है यानी कि बैम, इसको करप्टेड नहीं होना चाहिए, ये डिजर्व नहीं करता किसी से भी हेटरेट को। एंड ऑब्वियसली बैम का क्या होता है आने वाली फाइट में, इसे आर्या का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो काइंडनेस दिखाई है बैम ने और स्पेल को तोड़कर जो आजाद किया है, उसके लिए आर्या को उसे रिपे जरूर करना चाहिए जैसा कि उसका मानना था। और इसलिए हम देखते आ रहे हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए पूछती है इस गेम के एडमिनिस्ट्रेटर से यानी कि कैट से, क्या वो प्रिजन के गेट को ओपन कर सकती है, जहाँ उसे पता लगता है सब पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि उसका गोल फिनिश लाइन में पहुंचना नहीं है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंगली बैम देखता है कि आर्या उस प्रिजन के गेट को ओपन कर देती है, और बैम ऐसा होते हुए देखकर उससे पूछता भी है कि भला इस टाइम पे वो प्रिजन गेट को क्यों ओपन कर रही है, जहाँ पे आर्या उसे शट अप करने के लिए कहती है और कहती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो व्हाइट के साथ फाइट में बैम की हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इस मॉन्स्टर से तो निपट सकती है जो कि बैम में व्हाइट से फाइट के बाद उसके सामने आ सकता है। एंड ऑब्वियसली मैप बॉस व्हाइट से ज्यादा पावरफुल तो नहीं होगा। जब बैम को समझ में नहीं आता कि भला एक एनिमी उसकी हेल्प क्यों कर रही है, लेकिन यहाँ पे आर्या चीज क्लियर कर देती है कि वो किसी को अपने फेवर रहना ऐसे नहीं देना चाहती, और इसीलिए वो यहाँ पे बैम की तरीके से हेल्प कर रही है। जहाँ पर हम प्रिजन ओपन होते के साथ इन दोनों को सरप्राइज होते हुए देखते हैं, और इसके पीछे रीजन काफी सिंपल था, उस प्रिजन के अंदर कोई दिख ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि इस गेम को चलाने वाले बंदे को भी नहीं पता था कि आखिर बॉस गया कहाँ। वही अब हमें वो जगह दिखाई जाती है कैट टावर की, जहाँ पे उस प्रिजनर को यानी कि कैदी को रखा गया था, जहाँ पे बॉस मॉन्स्टर था जो कि बैम की फील्ड में आने वाला था। और यहाँ एक मिस्टीरियस पर्सन को एक अजीब सी की को यूज करते हुए देखते हैं, जो यहाँ पे चीजों को शायद छेड़छाड़ कर रहा था, जिसके वजह से बैम के प्रिजन में वो बॉस नहीं आ पाया। और ये पर्सन अपना चेहरा तो रिवील नहीं करता, लेकिन इस जगह से कहते हुए निकल जाता है कि जगह सही में काफी डेंजरस है। वही दूसरी तरफ उस डार्क स्किन वाले और व्हाइट हेयर वाले किड को भी देखते हैं, यानी कि एक और डिवीजन कमांडर को, जो कि सभी को अपने अंदर समा लेता है एक बार जब वो लोग मारे जाते, यानी कि आर्या और बाकी के डिवीजन कमांडर। और यहाँ से फील हो चुका था कि उसका कनेक्शन टूट चुका है आर्या से, यानी कि स्पेल भी ब्रोक हो चुका है। और इसी पॉइंट पे इस डिवीजन कमांडर को एक चूहा भी दिख जाता है, जिसे कैच करने के लिए वो काफी ज्यादा चीजों को तोड़ते आगे बढ़ता है। लेकिन इससे पहले उस चूहे को पकड़ता हम देखते हैं उसके सामने मैप बॉस आ जाता है, जिसको अभी अभी प्रिजन से रिलीज कर दिया था किसी मिस्टीरियस पर्सन ने, जहाँ पे इस क्रिएचर का नाम था हाइब्रिडर।
वहीं इसी बीच उस पर्सन को भी देखते हैं जो कि पॉकेट पे अपनी रिपोर्ट देते हुए बता रहा था दूसरी साइड कि कैसे उसने अपना पार्ट कर दिया है, यानी कि प्रिजन को खोल दिया उस पर्सन के लिए जो कि कॉल के दूसरी साइड है और वो गेम से निकल रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि 5th आर्मी कमांडर यानी कि याशा को इस तरह का मॉन्स्टर कहां से मिला। और फाइनली हमें दिखा भी दिया जाता है कि आखिर कॉल की दूसरी तरफ कौन था, और वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस मैशनी जहाद थी जो कि यहाँ पर एक तरीके से बैम की हेल्प कर रही थी क्योंकि उसे वो चीज काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लग रही थी। वही हम फाइनली जिनसुंग हा को भी देखते थे टाइम के बाद जो कि सारी चीजों को होते हुए देख रहा था जबकि उसे कैद कर रखा है। जब मैशनी से सीधे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर मैशनी का प्लान क्या है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से चीजें हो रही हैं वैसा होना बिल्कुल नहीं चाहिए था। यानी कि अगर मैशनी जाद और बाकी लोग चाहते तो बैम को काफी इजीली होस्टेज बना सकते थे, जबकि वो जिनसुंग हा को एज अ बेट यूज कर रहे बैम को यहाँ तक लाने के लिए। इन सारे इवेंट्स की वजह से टावर में सभी को लगेगा कि एक स्लीपर कैंडिडेट ने फक की आर्मी के साथ किंग जाद की रॉयल आर्मी के ऊपर अटैक किया अपने मास्टर को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी जिनसुंग कोई सर में नहीं आ रहा था कि आखिर किंग जाद इतनी सारी परेशानी उठा क्यों रहा है इतने सिंपल से काम को करने के लिए, क्योंकि अगर वो चाहते तो बैम को बहुत आराम से मार भी सकते थे। और यहाँ पर जिनसुंग इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि 10 फैमिली लीडर्स, खुद मैशनी जहाद या फिर फग, ये सभी लोग जो चीजें चाहते हैं वो उन सभी पर एग्री नहीं कर पा रहे और इसलिए यहाँ पे सारी न्यूसेंस चीजें हो रही है, यानी कि इस फॉर्म में सभी अपने अपने प्लान को यूज कर रहे हैं। जब मैशनीजा इस बात को सुनते के साथ ही इस्माइल के साथ कहती है तुम सही में काफी तेज हो, शायद ये विजडम ओल्ड एज के साथ आती है। और यह मैशनीजा ये भी रिवील कर देती है कि जिनसुंग बिल्कुल सही है, यानी कि जितने भी लोग यहाँ पर हाई अथॉरिटी में प्रेजेंट हैं, यानी कि 10 लीडर्स या फिर खुद किंग जाद या मैशनी जाद, इन सभी के अपने अल्टोरियर मोटिव्स और प्लान्स हैं, जहाँ इन सभी के गोल डिफरेंट है एक दूसरे से। और इसीलिए एक नॉर्मल से इनोसेंट किड रेगुलर को उससे निपटने के इतने सारे मैच को बनाया गया है, यानी कि डबल वॉर और साथ में इतनी सारी आर्मीज का सेक्रीफाइस। और ये सारी बातें कहने या फिर ऐसा क्या एडमिट करने के बाद मैशनी जाद यहाँ जिनसुंग से पूछती है कि आखिर उसे क्या लगता है कि मैशनी जाद को क्या चाहिए। एंड ऑब्वियसली जिनसुंग अभी इस चीज को नहीं समझ पा रहा, तो मैशनी जाद से इतना कहती है कि वो ये तो नहीं बताएगी कि उसके एग्जैक्ट प्लान्स क्या है, लेकिन वो चीजों को इस तरह से एंड नहीं होने दे सकती कि चीजें बोरिंग हो जाए, और वो चीजों को तब तक चलते रहने देगी जब तक कि चीजें एंड तक इंटरेस्टिंग ना हो। और इतना ही नहीं, मैशनी जाद के इस प्लान की वजह से चीजें इस लेवल तक बढ़ चुकी है कि अब वो भी इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें वो पीपल इन्वॉल्व हो चुके हैं जो कि उसके कंट्रोल के भी बाहर है। और यही वो रीजन है कि जिनसुंग को मैशनी जाद ने अभी तक जिंदा रख रखा है। एंड ऑब्वियसली जिनसुंग यहाँ पे बैम को कंट्रोल कर सकता है, ये ऐसा कहे उससे सही तरीके से मेंटेन करके। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जिनसुंग हाफ फैमिली के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मैशनी जाद के अकॉर्डिंग जो रियल विलन है स्टोरी में वो तो अभी तक बैटलफील्ड में आया भी नहीं है। जहाँ ऑब्वियसली जिनसुंग की क्यूरियोसिटी भी काफी बढ़ जाती है इस बंदे के बारे में सुनकर कि आखिर वो कौन सा रियल विलन है जो अभी तक अपनी प्रेजेंस को भी नहीं दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ हम आर्या को देखते हैं बैटलफील्ड पर जो कंफ्यूज थी कि आखिर मैप बॉस गया कहाँ। वहीं दूसरी तरफ उस कैट को और साथ में उस पर्सन को जो कि इस गेम को चला रहे थे, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चीजें हो क्या रही हैं और वो मॉन्स्टर गया कहाँ। एंड ऑब्वियसली कैट ने जरूर कहा था आर्या को कि उसे थोड़ी देर वेट करना चाहिए और मॉन्स्टर आ जाएगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों को भी पता लग गया था कि उस मॉन्स्टर को किसी ने प्रिजन से आजाद कर दिया कैट टावर में। और यहाँ पर आर्या काफी ज्यादा रकस भी बना रही थी, यानी कि शोर शराबा की कैसे टाइम इंपॉर्टेंट है इस गेम में, और वो वेट नहीं कर सकती अपने आने वाले प्रिजनर यानी कि एनिमी के वेट के, जिससे उनका सामना होगा आगे बढ़ने के लिए। और इन सब चीजों की वजह से फाइनली ऐसा माना जाता है क्योंकि एनिमी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है टाइम से, तो इन लोगों को ऑटोमेटिकली जीत मिल जाती है और ये आगे भी बढ़ सकते हैं। जहाँ आर्या यानी कि डिवीजन कमांडर बैम को समझाने की कोशिश करती है कि किस्मत है जो तुम्हें चांस दे रही है, हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते इसी मोमेंट पे, क्योंकि मैप बॉस गायब हो चुका है। लेकिन ऑब्वियसली बैम यहाँ से भागने वाला नहीं था, जिस बात को क्लियर भी कर देता है। लेकिन आर्या यहाँ पे बैम को जबरदस्ती खींच कर भी यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि ऐसे से मतलब नहीं है कि दूसरे लोगों का क्या काम है, जहाँ अपनी टांग नहीं हराती दूसरे लोगों की बिजनेस में। लेकिन यहाँ पर बैम को अकेला छोड़ना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बैम ने उसकी हेल्प की है। और वैसे भी यहाँ से अगर बैम नहीं भागता और मारा जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा उन लोगों के लिए जो कि पहले ही मर चुके हैं। जहाँ बैम इस बात को सुन के काफी सीरियस होकर यहाँ कहता है कि आखिर तुम पूछते हो कि क्या बदलेगा उन मरे हुए लोगों के लिए, जहाँ उसका कहना था कि उसकी जो सिर्फ एग्जिस्टेंस मात्र है वही सभी के लिए डेंजर है। ये उसकी गलती है कि उसके दोस्त मारे गए और उसके मास्टर आज प्रिजनर हैं, और अगर आज वो मुंह छुपा के भाग भी जाता है
तो भी क्या ये चीजें बदल जाएंगी। और बैम को सर में आ चुका था कि पिछली बार उसने दोस्तों को अकेले इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ी मुसीबतें आ गई थी जिसका सामना वो नहीं कर सकता था, और उसने एक कायरता भरी डिसीजन को लिया जिसका रिजल्ट आज ये है कि उसके दोस्त मारे गए। और आज चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ से भागने वाला नहीं है, अपने दोस्तों का बदला लेकर रहेगा वाइट को हराकर, और उसके बाद ही वो जाएगा अपने मास्टर को बचाने के लिए, क्योंकि आज वो अगर यहाँ से पीठ दिखा के भाग गया तो शायद वो कभी अपने आप को ही माफ नहीं कर पाएगा। और एक यहाँ पे काफी समझाने के बाद भी बैम को हम वापस रोते हुए देखते हैं, जो उसे कहता है कि सब मुझे हमेशा कहते हैं मैं काफी स्पेशल हूँ, और ये वो रीजन है कि बहुत सारे लोग मुझसे हेट भी करते हैं, लेकिन मेरे वजह से मुझे प्रोटेक्ट करते हुए और मेरी हेल्प करते हुए काफी लोग मारे भी गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि रियलिटी में सभी की लाइफ इक्वली प्रीशियस है और सबकी कीमत एक जैसी है, फिर चाहे वो मेरी जान हो या किसी और की। और ये सब बातें सोचकर यहाँ पे बैम का हार्ट ब्रेक हो रहा था, और उसका कहना था कि वो इस पेन को और फील नहीं कर सकता, वो या तो या मरना जा स्वीकार करेगा इस पेन को हमेशा फील करने के अलावा। और इतना ही नहीं, अगर वो चाहेगा तो भी उसके पैर आगे तरफ नहीं बढ़ेंगे। सब बातें जानते हुए बैम की जो डिटर्मिनेशन थी, इसे देखकर आर्य को भी जीवन में पहली बार ऐसा फील हुआ कि उसे पसंद नहीं किसी के साथ अपने आप को एसोसिएट करना, यानी किसी के साथ रहना, अपने आप को जोड़ के रखना। लेकिन इस बॉय को देखने के बाद उसे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो डिटर्मिनेशन अपने दोस्तों को रिस्पेक्ट देने की, इसकी वजह से पहली बार फील हो रहा है कि कोई सही में इतना बुरा भी नहीं हो सकता। अगर कोई कंपेनियन अपने दोस्त के मरने के बाद दुख मना रहा हो और उसे भी बिल्कुल अच्छा लगेगा और उसके पास भी ऐसा कोई कंपेनियन होता लाइफ में। और यहाँ बैम एक चीज भी क्लियर कर देता है आर्य को कहते हुए कि तुम चाहो तो फिनिश लाइन को क्लियर कर सकती हो या कहीं छुप भी सकती हो, क्योंकि जब तक वो अटैक नहीं करेगी वाइट पे, वाइट भी इस बीच में उस पे अटैक करने का कोई रीजन नहीं देखेगा। और वहीं दूसरी तरफ डिवीजन कमांडर को पहली बार ऐसा दिख रहा था कि इस पूरे टावर के अंदर अगर किसी के पास ये पावर है सारे रूल्स को तोड़ने की, तो काफी खुश है कि ये पावर इस लड़के को मिली, क्योंकि सही में सभी की केयर करता है। और इतना ही नहीं, उसे ऐसा भी लग रहा था कि शायद वो इसकी हेल्प करते हुए मारी जाए तो इस केस में ये लड़का उसके लिए जरूर रोएगा, जैसे कि अपने दोस्तों के लिए रो रहा है। और ये उसे काफी अच्छा भी फील कराता, लेकिन एक टाइम पर काफी ज्यादा सैड भी। जहाँ इस तरह के मिक्स इमोशन उसने आज से पहले कभी फील नहीं किए थे, जो उसे काफी ह्यूमन जैसा फील करा रही थी। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम हिवांग कॉल, हां सुंग्यू और साथ ही में लीफे को देखते हैं, जहाँ हां सुंग्यू हिवांग कॉल का प्लान जाना चाहता था। जहाँ हमें पता लगता है कि लीवे भी कैट टावर के अंदर थी, जिसने की स्नाइप शॉट किया था एक चूहे को, और इसलिए लोग काफी इजिली यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आ चुकी है। वही हां सुंग्यू से दोबारा एक क्वेश्चन पूछने के बाद यहाँ पे फाइनली वो लोग इस चीज को रिवील कर देते हैं, जहाँ पे हिवांग कॉल बताती है कि कैसे इस नेस्ट में किसी एक जगह पर एक ऐसा पोर्टल है जो कि काफी डेंजरस प्लेस से डायरेक्टेड कनेक्टेड है। जहाँ इस बात को सुनने के बाद हां सुंग्यू की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जहाँ वो जानना चाहता था कि आखिर वो डेंजरस जगह है क्या। जहाँ पे लीफी का कहना था कि अगर तुम्हें इस बारे में पता लग गया तो तुम उसे बिल्कुल फाइट करने की सोचोगे भी नहीं। जहाँ हां सुंग्यू काफी कॉन्फिडेंट था कि चाहे वो जगह कितनी डेंजरस क्यों ना हो, वो रेडी है फाइट करने के लिए। जहाँ लीफी के बताने के अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि कैसे यहाँ पे सिर्फ जहाज फोर्स इसी गैदर्ड नहीं हुई है, बल्कि बहुत से ब्रांच लीडर भी आए हैं नेस्ट के अंदर फाइट करने के लिए। और लीफी की माने तो सभी ब्रांच लीडर एक स्पेशल फ्लोटिंग कैरियर के थ्रू आए हैं, जो कि काफी स्पेशल तो नहीं है, जो कि लोगों को देखते के साथ ही सर में आ जाए, लेकिन वो उस पोर्टल से आया है जिसकी जगह उसे नहीं पता। और बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि नेस्ट को आउटसाइड वर्ल्ड से पूरी तरह से काट रखा गया है, यानी कि आना जाना यहाँ पॉसिबल नहीं है। लेकिन रियलिटी वो पोर्टल ये चीज पॉसिबल कर सकता है, और वो जगह जिससे वो कनेक्टेड है वो है लोपोबिया की बैटलशिप, और खुद लीवे भी लोपोबिया फैमिली की जो रियल बैटलशिप है, जिसके अंदर सभी पावरफुल लोग हैं लोपोबिया फैमिली के। उसी से भी लीफे भी यहाँ पर आई थी उस पोर्टल का यूज करके। और इतना ही नहीं, जितने भी हाई रैंकर, एडवांस रैंकर या जितने भी मेंबर्स है लोबिया फैमिली के, वो सभी करंटली उस टाइम पर उस शिप पर हैं, और वो लोग किसी मोमेंट में इस वॉर के अंदर पार्ट ले सकते हैं अगर वो चाहे तो। और हासिल के रिएक्शन से भी पता लगता है चीजें अब कितनी सीरियस हो चुकी हैं, या ऐसा कहे इन सभी की मौत का डॉक्यूमेंट साइन कर दिया गया लोबिया फैमिली के थ्रू, क्योंकि हिवांग कॉल काफी क्लियर थी कि अगर यहाँ पे सभी टॉप लीडर्स और आर्मी भी प्रेजेंट है और इस सबसे स्पेशल बैटलशिप है लोबिया फैमिली की, तो हो ना इसके ऊपर लीडर भी प्रेजेंट होगा, यानी कि 10 ग्रेट फैमिली लीडर्स में से एक लोबिया फैमिली का हेड, जो कि अलग ही लेवल पे होगा। और अगर वो गलती से इस वॉर के अंदर आने की सोच लिया तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। इस सीक्रेट की रिवील होने के साथ ही आने वाले वीडियोस में आपको जानने को मिलेगा क्या लोबिया फैमिली का लीडर इस वॉर के अंदर आता है या नहीं। ऐसे इसके आने चांस एकदम क्लोज टू 0 है, क्योंकि कोई लीडर वाले रेगुलर से अपने आप को क्यों इन्वॉल्व करना चाहेगा। लेकिन हिवांग कॉल की चिंता
था बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि अगर यहाँ लूबिया फैमिली का लीडर आया तो इनमें से कोई भी नहीं बचने वाला। बट फ्यूचर में क्या होगा जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी वीडियो, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।